हेलो फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में हमने 12 पॉइंट्स देख लिए थे और हम बात कर रहे थे कि जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आती हैं। आप इन्हें प्रश्न कह सकते हैं कि जो उनके मन में आते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये उनके डाउट्स हैं, यानी कि जब भी वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो बिगिनर्स हैं, चाहे वो अभी 2-3 साल उन्हें तैयारी करते हुए हो गया है, या फिर वो सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, तो कुछ ना कुछ उनके मन में जो प्रश्न बने रहते हैं डाउट्स के रूप में, उनको हम डिस्कशन कर रहे थे। और मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो रिकॉग्नाइज किए, अप्रॉक्सीमेट 30 पॉइंट्स मुझे लगता है ऐसे हैं। जो होने को तो बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न, लेकिन मैं मेजर प्रश्न इनको लेकर के चलता हूँ। बाकी इसी के आपको पेरिफेरल्स में मैं बहुत सारे और प्रश्न डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। और जो मेजर प्रश्न है वो ये 30 प्रश्न मैं मानता हूँ कि ये 30 प्रश्न ऐसे हैं कि जो हर यूपीएससी एस्पायरेंट के मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। तो हमने 12 प्रश्नों की बात कर चुके थे हम, और मेरा जो लास्ट का प्रश्न था हमने छोड़ा था कि कौन से न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ने हैं। तो जहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ना है। मैगजीन्स के अंदर आपको योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ना है। और यदि आप देखना चाहते हैं कि मैंने इस जो मंथ में ऐसे कोई इशू तो नहीं है जो छूट गए हैं, अपडेट करने के लिए, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी एक मैगजीन, जो कि विजन का मैंने आपको बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे डाउनलोड करके उससे मैच कर सकते हैं, आपका मैगजीन है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम सेल्फ स्टडी से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, इसे मेरे ओर से हम 13 प्रश्न बोलेंगे। तो हम देख रहे थे कि क्या सेल्फ स्टडी से हम यूपीएससी पास कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके मन में ये प्रश्न है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब मैं पैसे के अभाव में तैयारी किस प्रकार से अपनी कर सकता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि लोग कहने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं कि हम 5,000 रुपये में या 10,000 रुपये में यूपीएससी की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। और यूपीएससी की वो प्रिपरेशन है क्या, जो कि आप अच्छे से जानते होंगे। वो प्रिपरेशन किसी भी तरीक़ा से किसी सीक्वेंस में नहीं है, वही आपको रटी रटाई पीडीएफ है। अधिकतर उनका जो है वो अंग्रेजी में है, आप हिंदी माध्यम से हैं। 5-6 हज़ार रुपये में यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो नहीं होती है। बेशक आप आज भी डिजिटल मीडियम है, लेकिन जो उसके पीछे की जो मेहनत है, जो उसके लिए जो अनुभवी टीचर्स रखने हैं, उसके बाद और जिस तरीका का डायनामिक एग्ज़ाम है, उसके लिए आप 5 से 6 हज़ार रुपये में प्रिपरेशन नहीं करा सकते। और प्रिपरेशन में क्या क्या सिर्फ जनरल स्टडी के जो 4 पेपर हैं, और जो प्रीलिम्स के लिए, जो प्रीलिम्स में आपको पता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि आपका करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इसको हमने मान लिया है कि ये क्या है, यूपीएससी की प्रिपरेशन है। आपको 90% आपकी जो तैयारी है इन्हीं 4 विषयों के आसपास घूमती हुई नजर आएगी। और ये 90% से ज़्यादा ऐसे परीक्षार्थी हैं। अब हम देखेंगे कि सेल्फ स्टडी के विषय में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें जब आप देखते हैं कि कितना ही भी सस्ता हो, लेकिन अगर आप जनरल स्टडी की तैयारी करते हैं, फिर आप ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, और साथ में ही आप सीसेट भी तैयार करते हैं, अगर आप ये सारा कुछ लगाते हैं तो भी आपके पास एक अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। या अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो फिर किसी बड़े शहर में जाकर के, चाहे राजेंद्र नगर हो, मुखर्जी नगर हो, दुनिया में और बहुत बड़े बड़े ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर आईएएस की कोचिंग की जाती है, यूपीएससी के लिए तैयारी किया जाता है। वहाँ पर जाकर के अगर आप तैयारी करते हैं, फिर आपको रूम रेंट देना और साथ ही साथ खाने का खर्चा, बहुत सारे ऐसे आपको खर्च करने होते हैं कि आपका एक महीना लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये में होता है। तो अब आप कहेंगे कि मैं सर सेल्फ स्टडी से तैयारी क्यों ना कर लूँ। ये आपके मन में स्वाभाविक है, और हर बच्चे के मन में ये आता है कि आखिर ऐसा वो क्या करा देंगे कि जो मैं नहीं कर सकता। 2 तरीका के ऐसे परीक्षार्थी हैं, इसमें हम 2 तरीका से बांट लेंगे। पहले यानी कि ये है फर्स्ट टाइप, और ये हैं आपके सेकंड टाइप। तो ये है फर्स्ट टाइप और ये है सेकंड टाइप। मैंने 2 यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं, मैंने उनको 2 भागों में बांट लिया।
ये विद्यार्थी, मैं इनको ऐसे लेकर के चलता हूँ कि ये एक अच्छे परिवार से आते हैं, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे परिवार से। और यहाँ अच्छे परिवार से मतलब मैं यहाँ कोई कुलीन परिवार की बात नहीं कर रहा। अच्छे परिवार से, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, अच्छे परिवार का मतलब है जहाँ पर एक आपका एजुकेशन का माहौल है, माता पिता पढ़े लिखे हैं, बड़े भाई बहन पढ़े लिखे हैं, उनके अंकल पढ़े लिखे हैं, उनकी जो बुआ हैं वो सब पढ़ी लिखी हैं, आंटी है पढ़ी लिखी, इस तरीका के यदि माहौल से आप आते हैं तो मैं उसको एक अच्छे परिवार से कहता हूँ। और अच्छे परिवार से यदि उनका इस तरीका से एक परिवेश रहा है तो आपकी पढ़ाई मेरा मानने में एक अच्छी तरीका से शुरू की गई होगी, यानी कि आपको एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया गया होगा, आपके भविष्य को लेकर के वो पहले ही चिंतित रहे होंगे कि आपको कराना क्या है, उन्हें आपको आईएएस बनाना है, आपको इंजीनियर बनाना है। ये बड़े परिवार जो होते हैं, आप शहरों में देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि ये बड़ा होकर के क्या बनेगा, कोई कहेगा ये डॉक्टर बनेगा, माता कहेंगी नहीं इसे इंजीनियर बनना है, पिता कहेंगे नहीं इसे आईएएस बनना, वो और अंकल अलग तरीका की चॉइस रखते हैं। ये जो चॉइस है ये आती है आपके ऐसे परिवारों से जहां पर पढ़ाई लिखाई, यानी कि जिन्हें मैं कहता हूं एक अच्छे परिवार, वहां से ये आती हैं। लेकिन वहीं अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाते हैं, ग्रामीण अंचल में जाते हैं, तो वहां इस तरीके की चर्चा नहीं होती कि आप बड़े होकर के क्या बनेंगे, बड़े होकर के आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 पशु पाल लेंगे, आप 2 बीघे खेत और रख लेंगे अपने पास में। इस तरीका की महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे जो परिवार है, जिन्हें मैं कहता हूं एक ग्रामीण परिवेश, एक अच्छे परिवार है, शहरी परिवार है, एक ग्रामीण परिवेश, दूसरे तरीका के ग्रामीण परिवेश से, एक ग्रामीण परिवेश से आने वाला, और दूसरा है एक अच्छे परिवार यानी कि शहरी। शहरी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर लोग शहर में इसी तरीका के होते हैं, लेकिन एक अर्बन और रूरल में बांट के देखता हूं इस चीज को कि एक ऐसे परिवार से आते हैं जो मैंने आपको बताया कि पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, एक ग्रामीण परिवार से आते हैं। और ग्रामीण परिवार जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब मैं जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूं कि ग्राम में सब ऐसी तरीका के होते हैं, नहीं, लेकिन मात्रा 99% ऐसी होती है, 99% होती है कि बड़े होकर के क्या बनोगे, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, वो 4 पशु पाल लेगा, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, एक ट्रैक्टर रख लेंगे, 4 बाइक रख लेंगे, इस तरीका की महत्वाकांक्षा होती है। उनकी जो एजुकेशन है, उनके माता पिता का कोई स्वप्न नहीं होता इसे लेकर के कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के कोई अधिकारी बनेगा। अगर आप उनसे कहेंगे कि आपका बच्चा बड़ा होकर के अधिकारी बनेगा तो कहेंगे अरे हमारे तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वही नहीं बने तो हम क्या बनेंगे। तो इस तरीका की मानसिकता से, और वहां पर उच्च स्वप्न क्या होता है, अब मैं बताऊं, ग्रामीण परिवारों में जब आप गांवों में जाएंगे, ग्रामीण अंचल में आप जाएंगे तो वहां स्वप्न होता है क्या बनोगे, ज्यादा से ज्यादा आर्मी, और बहुत ही ज्यादा यदि आप रखते हैं तो आपको कहेंगे कि आप किसी फोर्स में, जैसे कि पुलिस वगैरह में आप चले जाएंगे, और भी कुछ ज्यादा ही अगर आपको है तो फिर आप टीचर, यानी कि आप मास्टर बनेंगे, या फिर आप आर्मी में जाएंगे, या फिर आप पुलिस में। तो हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हम ग्रामीण हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो इस प्रकार की होती है। वहीं आप, मैंने कि दूसरी ओर से आपको जो बताया, शहरी परिवार जो इस प्रकार के अच्छे परिवार हैं, जहां पर पढ़ाई लिखाई का एक अलग तरीका का माहौल है, पढ़े लिखे परिवार है, ठीक है, तो वहां पर अब अगर आप इस वाली कैटेगरी से आते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे परिवार से आप आते हैं, अच्छे परिवार पढ़े लिखे परिवार से आप आते हैं, तब आपको यदि आपके मन में आया है कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूं तो बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं, यानी कि यहां पर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप ग्रामीण परिवार से आते हैं, आप एक ग्रामीण परिवार से, गांवों से आते हैं, और आपका परिवार ऐसा रहा है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूं, ये मैंने जिया है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, तो आप ध्यान से सुने, ठीक है। अब देखना, आप दूसरे हैं, अगर आप इस परिवार से आते हैं तो सेल्फ स्टडी की मत सोचना, स्टडी की सोचना भी मत। अगर आप इस परिवार से आते हैं तो सेल्फ स्टडी की सोचना भी मत। क्या करना है फिर आपको, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कि आप पढ़े लिखे परिवार से आते हैं तो आपके जो बेसिक्स हैं, क्योंकि आपकी स्कूलिंग अच्छी हुई है,
आपके जो स्कूलिंग है वो बहुत अच्छे से हुआ है, उसके बाद आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया वहां पर भी आपकी जो यूनिवर्सिटी है, या तो आपने बीटेक किया, और वो भी क्या आईआईटी वगैरह, देखा होगा कि यूपीएससी में कि डॉक्टर और इंजीनियर ही आईएएस बनते हैं, इस तरह का रहता है ना। हाँ, तो आप क्या है कि अगर इस वाली कैटेगरी से आप आते हैं तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो आपके बेसिक्स हैं, जो आपके कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स आपके क्या हैं, राइट हैं, क्लियर हैं। अगर आप इधर से आते हैं तो आपके जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर आप इस साइड से आते हैं तब आपको सोचना भी नहीं है कि मैं सेल्फ स्टडी करूं। तो मैंने आपको ये दो बातें आपको बताई कि आप सेल्फ स्टडी कौन कर सकते हैं। तो यूपीएससी के जो छात्र छात्राएं हैं, मैंने उनको दो भागों में विभाजित कर लिया। एक वे हैं कि जो किसी पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, दूसरे वे हैं जो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके माता पिता शिक्षित नहीं हैं या जिनके आस पास भी शिक्षा का कोई माहौल नहीं है। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तब आपके मन में नहीं आना चाहिए कि मैं सेल्फ स्टडी से तैयारी करूं। आप जरूरी नहीं है कि आप जाकर के कोचिंग लें, नहीं। अगर आपके पास में कोई मेंटोर है, मैं मानता हूं कि कोचिंग्स किताब जो कि मैंने पीछे लेक्चर में आपको बताया एक में कि किताबें, टीचर्स और जो आपके और भी आसपास के जैसे कोई भी एक्सेसरीज है जिसमें कि आप कहेंगे कि मेरे पास एक टैब होना चाहिए, आज जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेरे पास अच्छी किताबें होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वह होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तब आप आईएएस बन सकते हैं, मगर आपके पास एक व्यक्ति का सानिध्य आपके पास जरूर होना चाहिए और वह है आपका मेंटोर, मार्गदर्शक। मार्गदर्शक दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी जो जीवन है ना वो आपसे ज्यादा पढ़ता है, उससे आपसे ज्यादा आगे का दिखता है। वो उस रास्ते से निकला है कि जहां बच्चे गलती करते हैं। अगर आप गलती से बचेंगे, आप उन मिस्टेक्स से बचेंगे, तो इसका है अर्थ यह है कि आपका समय भी बचेगा, आपको सही दिशा मिलेगी और आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि आपको अगर आप इस तरीका से आते हैं इधर वाली कैटेगरी से तो आपको जरूर सेल्फ स्टडी के विषय में आप जा सकते हैं। आपको जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, आप यदि इधर से आते हैं तो आपको पता होगा, इधर से आप आते हैं तो आपको पता होगा एल नीनो क्या है, एल नीनो का पूरा कंसेप्ट क्या है, एल नीनो भारत में यानी कि जो अपना एशिया है उधर किस प्रकार का प्रभाव वो लाता है, और ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार का प्रभाव वो लाता है, वहीं अमेरिका में वो किस प्रकार का प्रभाव लाता है। ला नीनो जो है वो उसका प्रभाव किस तरीका से इंडिया पर होता है और पेरू के तट पर उसका किस प्रकार का प्रभाव होता है, उनके बनने की प्रक्रिया क्या है। अगर वो एक कहते हैं ना कि एक साइकिल होती है रिपीट, जिसमें एक बार एल नीनो आता है, आखिर वो ऐसा आता क्यों है, उसके हमारे एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव है, हमारी इकोनॉमी को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। अगर ये सारी बातें आपको आप जोड़ सकते हैं, लिंक आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका पीछे रहा है, आपने सुना है टीचर से, हम सीखते कैसे हैं, हमारी लर्निंग प्रोसेस है, हम सुन करके कि सुरती यानी कि सुन करके हम सीखते हैं, तो वो पूरी हो जाती है जब हमारी अच्छी से एजुकेशन होती है, अच्छी स्कूलिंग होती है, अच्छे से हम यूनिवर्सिटी होती है, तब ये सब हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है तो सर फिर करें क्या, कोचिंग हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम जो दूसरे टीचर्स हैं जो अभी बोल रहे हैं जिस तरीका से कि हम 5,000 में, कोई 2,000 में, कोई 500 में, कोई 100 रुपए में भी कोचिंग करा रहा है, ठीक है, जैसे कि मजाक जो होता है ना वो आपको अब देखने के लिए मिलेगा कि यूपीएससी की तैयारी 100 रुपए में है, ठीक है, ये भी सब चल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद प्रताप ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए, ऐसे ही परीक्षार्थियों के लिए मैंने बनाया है कि जिनके अंदर सफल होने की भूख है, जो चाहते हैं कि नहीं हमें एक अच्छा मार्गदर्शक चाहिए जो हमें समय समय पर गाइड करे, जो हमें सही से मार्ग दिखाए, हमें बेसिक्स से बताए कि करना क्या है, फर्स्ट डे से क्या करना है। तो फर्स्ट डे से क्या करना है, इस पूरी प्लेलिस्ट को आप जाकर के देखेंगे, एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, जिसके अंदर 7 लेक्चर आ चुके हैं अब तक, और भी लेक्चर इसमें आ जाएंगे। आपको 1 लेक्चर से लेकर के लास्ट तक आपको देखते जाना है और जो उसमें बताया गया है उसे आपको फॉलो कर लेना है। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं
तो आप मान के चलें कि आपको एक सही ट्रैक मिल गया है। अब यदि आपको सही ट्रैक मिल गया है तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप उस पर गति बना कर रखें। ट्रैक आपको मिल गया, सपोज करो आपको यहां से जाना है, यहां तक जाना है। अब ये है आपका डेस्टिनेशन, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। आपको पता है मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। आप यहां तक चले और यहां जाकर के आपने सोचा कि मैं क्यों ना सो लूं, कोई कछुआ और खरगोश वाली कहानी। तो आपने सोचा कि एक महीना की तैयारी के बाद में क्यों ना मैं थोड़ा सा एक आराम कर लूं, कुछ गैप ले लिया जाए, ठीक है। अब आप यहाँ पे सो गए, तो उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैंने आपको रास्ता बताया है, जो मैंने वहां पर सजेस्ट किया है, बहुत ज्यादा महंगी वस्तुएं मैंने सजेस्ट की नहीं है। 1000-1500 रुपए में आपका सारा स्ट्रेटेजी बन जाएगी, वो आप कर लें। उसके बाद में अगर आप वास्तव में जीतना चाहते हैं, आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, इससे बेहतर चैनल आपको नहीं मिलेगा यूपीएससी के लिए। बाकी आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, आप अपने करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो करना क्या है मैंने आपको बता दिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 360 डेज का हमने लेकर के चले हैं, 360 दिन में आपका 100% यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस 360 डेज में, यूपीएससी का सिलेबस 360 डिग्री कवर कराने का मैंने जो है आपसे प्रॉमिस किया है। 360 डेज में 360 डिग्री सिलेबस आपका कवर करा दूंगा। डे 1 से लेकर के आपके लेकर के चलना है, और पूरा 100% सिलेबस कवर होगा इसमें, जिसमें आपका जीएस भी हो जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों हो जाएंगे। ऑप्शनल के भी जो विषय हैं जैसे कि दर्शन शास्त्र और हिंदी साहित्य, उनके जो मोस्ट लेक्चर्स हैं वो भी हो जाएंगे आपके इसी में। एसए का आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आंसर राइटिंग का आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, कुछ यहाँ पे लिख करके दिखा देंगे आपको लिखना कैसे है। और यहाँ पे इसी तरीका से, क्योंकि जो आप पीछे देखेंगे ना पूरी प्ले लिस्ट जाकर के आप देखें, तो मैंने वहां पर बताया ही इस प्रकार से है कि नोट्स इसी प्रकार से तैयार करने हैं कि जैसा आपको आंसर राइटिंग करनी है, नोट्स इसी तरीका से बांट करके चलना है आपको, कि आपको पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में बॉडी पार्ट को 2 भागों में बांट दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, उसके बाद में कंक्लूजन। इसी तरीका से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, उसी प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है। आपके पास इस तरीका का जो मटेरियल है वो बहुत है, काफी है, समझ गए ना। तो इसी तरीका से हमें कलेक्टर नहीं बनना है, हमें एकत्रित करने वाला नहीं बनना है, बल्कि कलेक्टर बनना है, लोक प्रशासक अधिकारी बनना है। तो लोक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जो रास्ते आपको चाहिए वो मैंने आपको सुझाए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस प्रश्न का जो आंसर है मैंने आपको कर दिया है कि सेल्फ स्टडी से आप आईएएस बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो मेरे दोनों ही आंसर हैं, बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बन कौन सकते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और बन कौन नहीं सकते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में हम 14 प्रश्न देखेंगे, और 14 प्रश्न क्या है, क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स तैयारी में कितने सहायक हैं। क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स तैयारी में कितने सहायक है। आप जब भी किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तब आपको उनके द्वारा वादा किया जाता है कि हम आपको क्लास नोट्स देंगे, प्रिंटेड नोट्स भी देंगे, यानी कि जो टीचर्स ने लिखवाए हैं ऑलरेडी वो भी आपको देंगे, प्लस जो हमने आपको कुछ बना करके रखा हुआ है वो भी हम आपको देंगे। आप मुझे बताइए, जो भी जैसे कि आपको देखेंगे आप आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में जो भी आपका विपिन चंद्रा और राजीव हरिशर का जो बुक है, उससे ज्यादा ये देंगे क्या, इनके पास है क्या इससे ज्यादा, आप मुझे बताइए। तो जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, जो आप को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो मैंने एक लेक्चर, आपका जो फर्स्ट लेक्चर है उसी में मैंने जब आपको बताया था कि करना क्या चाहिए, सिर्फ वो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। अब आपको क्या कर दिया कि वो आपको 10-15 नोट्स और दे देंगे। वो 10-15 नोट्स को आपको अब एक बोझ बन जाएगा आपके ऊपर कि अब मुझे ये भी तैयार करना है। मैं मानता हूं कि यदि आपको ये नोट्स मिले हैं, और हर व्यक्ति को लेने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि सर मेरे तो 1000-2000 पे आप कम कर दीजिए, नोट्स वगैरह मुझे नहीं लेने, वो कहेंगे कि फिर तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। जैसे कि सारी यूपीएससी की तैयारी इन्हीं नोट्स के अंदर है, इन्हीं नोट्सों को पढ़कर ही लोग आईएएस बन रहे हैं। जैसे कि ये है, जो आप पूरा आप इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर है क्या, सिस्टम क्या है पूरा, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो मेरा मानना है कि जो क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स हैं, ये सिर्फ ये कोई सहायक नहीं होते, बल्कि एक बोझा है आपके ऊपर, आपकी जो सोच है ना उसको सीमित कर देते हैं ये। तो आपको यदि कहीं से भी क्लास नोट्स मिल रहे हैं, प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं, आप इनके पीछे नहीं भागना। यानी कि ये जो साधन है, साधन, मैं हमेशा कहता हूं साधन के पीछे कभी नहीं भागना, साधन के पीछे कभी ना भागना। किसके पीछे भागना है, साध्य के पीछे भागना है।
साध्य के पीछे भागो, साधन के पीछे मत भागो। साध्य कौन है? आप हैं। साध्य क्या है? आप हैं। और ये साधन क्या है? ये है क्लास नोट्स। ये आपके क्लास नोट्स, क्लास और जो भी प्रिंटेड नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स, ये साधन है। तो आप साधन के पीछे नहीं भागना। ये मत सोचना कि क्लास नोट्स मिल जाएंगे तो मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी, या फिर जिनके पास क्लास नोट्स नहीं है वो नहीं बने आईएएस। नहीं, कोई सहायक नहीं होते, बल्कि ये आप पर एक दबाव है। इन्हें पूरा करने का आपके पास एक दबाव होगा कि अब आपको इसे कंप्लीट करना है जो आपको क्लास नोट्स मिले हैं। जो मैंने आपको बताया है, आपको बस सिर्फ इतना कर लेना है जितना मैंने आपको बताया है। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स यानी कि जैसे कि आपका विपिन चंद्रा का बुक है, और राजीव वही सर का बुक है, इसी तरीका से आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया सर का बुक है, इसी प्रकार से और सारी बुक्स जो मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं। पहला ही लेक्चर है, उसे आप देख लेना। जो भी उसमें बताया है सिर्फ इतना करना है, आपको बहुत सीमित रहना है, और उसी सीमितता के साथ में आपको यूपीएससी क्लियर करना है। अब आप समझे कि ज्यादा आपके पास है तो आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे, कम में से आपको निकालना है। जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा 3 बातें याद रखें, आपको स्टडी करना है, आपको विचार करना है, आपको लिखना है। बस इसमें तीनों में रखें आप अपने आप को, चौथे के अंदर जाना ही नहीं है, यूपीएससी अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चौथे में चले जाएंगे तो फिर यूपीएससी फंस जाएगा आपका। ठीक है, किसी से कोई ये मत कहना कि सर हमें क्लास नोट्स दीजिए, हमें नोट्स प्रोवाइड कराइए, कुछ नहीं होना इससे। आप एकदम फ्रेशर हैं, अपने आप के इस मस्तिष्क के दायरे को खोलो, इसे बड़ा करो, इसे सोचने की आदत डालने का प्रयास करो। जब भी कोई आपसे बात कर रहे हैं ना, उन्हें सुनो, और उनकी छोटी छोटी बातें, बस छोटी सी बातों को एक नोट कर लो। एक पॉइंट जो होता है ना, कीवर्ड, उसको नोट कर लेना है, इसका मायने क्या है, और उसको अपने दिमाग में घुमाना है। पूरी पूरी लाइन लिखना है और पूरे एक और नोट्स बना लेना, एक किताब ऑलरेडी है फिर एक और किताब छाप दी आपने, नहीं, ये गलत तरीका है। ऐसे यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए ये बहुत गलत रणनीति है, ये लेकर के हमें नहीं चलना है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा हो जाता है कि क्लास नोट्स कितने सहायक हैं, हमें क्लास नोट्स चाहिए या फिर प्रिंटेड नोट्स लेने चाहिए? नहीं, तो ये कोई सहायक नहीं है। आप सिर्फ टीचर्स को सुने, आप जो अनुभवी लोग हैं, अनुभवी टीचर्स हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन्हें आप सुने। आप टीवी डिबेट्स देख सकते हो, संसद टीवी है, संसद टीवी की डिबेट्स आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब अगर हम आगे चलते हैं, हमारा एक प्रश्न है, 15 प्रश्न है, सही टाइम टेबल और कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सही टाइम टेबल क्या है और कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, ये प्रश्न है। ये सभी स्टूडेंट्स का प्रश्न होता है, खासकर वो जो अभी पहले या दूसरे अटेम्प्ट में है, उनका एक प्रश्न होता है कि सर कितने घंटे पढ़ें कि आईएएस हो जाएंगे, कितने, क्या टाइम टेबल हमारा होना चाहिए। तो आपका जो टाइम टेबल है, जो भी समय आपके पास अपने जो दैनिक कार्य हैं उन्हें आप निकाल लें, और जो भी आपका महत्वपूर्ण कार्य है वो आप निकाल लें। ठीक है, उसे निकालने के बाद में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में एक पहला ही लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। वहां पर मैंने आपको बताया था कि कम से कम आपको 360 डेज यानी कि 360 दिन की तैयारी, जितना टाइम आप दे सकते हैं यूपीएससी के लिए, 1 वर्ष का समय, आपको 1 वर्ष का जो समय है, 1 वर्ष का समय आपको लेकर के चलना है। 1 वर्ष के समय में आपको तैयारी एक किसके तहत करनी है, एक रणनीति के साथ तैयारी करनी है। 1 साल के बाद में आपकी जो तैयारी है उसके लिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है बेहतर, ठीक है, अगर आप सही रणनीति के साथ में जाते हैं तो सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। अगर किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपकी जो तैयारी है वो 2 से 2.5 घंटे में ही पूरी हो जानी चाहिए, इतने घंटे में। यानी कि 1 साल के बाद में आपको तैयारी मात्र 2 से 2.5 घंटे करना है 1 वर्ष के बाद में। लेकिन 1 वर्ष से पहले आप जितना भी टाइम आपके पास हो, यानी कि आपको तन मन धन सबसे लग जाना है, और मैक्सिमम टाइम यानी कि आपको अधिकतम समय देना है। अधिकतम समय आपको यहाँ पे देना है। कब तक? 1 वर्ष तक। जितना टाइम आप दे सकते हो, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, जितना भी आप दे सकते हो, 15 घंटे, जितना भी टाइम आप दे सकते हैं, 1 वर्ष तक का समय आपको यहाँ पे दे करके चलना है। 1 वर्ष के बाद में सिर्फ आपको 4 से 5 घंटे का समय दे करके चलना है, इतने में है आपकी तैयारी हो जाएगी। और होगी कैसे? जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप वैसे चलते हैं, अगर आप चलते हैं सिर्फ इस साइकिल में, सर्कल गोल गोल गोल, तो फिर आपकी तैयारी का मैं बता नहीं सकता। फिर आपको पढ़ते चले जाएं बस आपको,
क्यों? क्योंकि पीडीएफ, फिर एक पीडीएफ, क्योंकि तैयारी आपने इस तरीका से कोई आपने नोट्स तैयार किए नहीं है कि जहां पर जाकर के कुछ आप बस ऐड कर दें। आज के न्यूज़पेपर से हो सकता है कि 4 लाइन आपके लिए आई हो बस। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग जाएगा? 30 मिनट, 30 से 35 मिनट का टाइम आपको लगेगा। 30-35 मिनट वो, और 10-15 मिनट और मान के चलें आपको जो कि नोट्स वगैरह करना है वहाँ पे, तो नोट भी हो जाएगा आपका। तो 40-45 मिनट का तो ये काम हो गया। उसके बाद उसे पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद में आपको विचार करके आपको लेखन कार्य करना है। तो इस तरीका से आपकी तैयारी रहेगी। तो अब नई चीज आपको पढ़नी नहीं, बुक्स वगैरह तो आप बस कहीं पर रख देना। 1 साल के बाद बुक्स भी नहीं देखना उठा करके आपको एक भी, समझ गए? मेरा मानना है सही टाइम टेबल जो है आपका, जिस समय आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो। अगर आप रात में जग करके पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप रात का समय ले सकते हैं, आप उससे करें। अगर आप दिन में उठ करके दिन में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, रात में आप जल्दी से सो सकते हैं और जल्दी से सुबह उठ सकते हैं, तो आपके लिए ये समय, यानी कि जहाँ जो समय आपको कंफर्टेबल लगता हो, जो समय आपको परेशान ना करे, जहाँ आपको परेशानी ना हो, ऐसा समय आपके लिए उचित है। आपका टाइम टेबल क्या है? आपको टाइम टेबल यही है कि जितना भी समय हो सके आपको अपनी एक निश्चित बना लेना है कि मुझे जो पढ़ाई करनी है वो रिलैक्सेशन में करना है। ऐसा नहीं करना कि 1 से 2 बजे तक आपको, जैसे कि आपको पॉलिटी पढ़ना है ना, पॉलिटी, और फिर 2 बजे से शुरू कर दिया, फिर 2:10 से या 2 बजे से फिर शुरू कर दिया ज्योग्राफी, ठीक है। फिर ये पढ़ लिया आपने 2 से 3 बजे तक, सपोज करें आपने, है ना, 2 से आपने 3 बजे तक या 3 तक ऐसे। फिर आपने शुरू कर दिया 3:15 पे ही शुरू कर दिया कोई दूसरा सब्जेक्ट, एनवायरमेंट। ये रणनीति गलत है, ये गलत है। इस तरीका से आपको कभी भी टाइम टेबल पे लेकर के पढ़ाई नहीं करना है। आपको पढ़ाई कैसे करना है? पढ़ाई का जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि आपका जो टाइम टेबल है कि मुझे आज, यानी कि डे है आपका, जैसे कि डे है फर्स्ट सपोज करो, या 11th डे है, चलो ठीक है, 11th डे है, और आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको स्टडी करना है, सपोज करो पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और एक और सब्जेक्ट आप ले सकते हैं कोई भी। ये हो गया, चलो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपने क्या करा कि आपने ये 3 सब्जेक्ट आज मुझे पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट आपने बना लिए। 3 सब्जेक्ट को आपको कितने कितने घंटे पढ़ना है? जैसे कि आपको एक यूनिट खत्म करना है आज, यानी कि एक पॉलिटी की एक पूरी यूनिट खत्म कर लेनी है जिसके अंदर 5 से 6 चैप्टर हो, 7 चैप्टर हो, इस तरीका से। तो एक यूनिट आपको खत्म करना है, ठीक है। इसके साथ ही क्या करना है? इस पर यूनिट कर लिया, उसके बाद में हमें इस पर विचार करना है, उसके बाद में हमें इसका क्या करना है? लेखन कार्य करना है, समझ गए? इसी प्रकार से फिर आपको ये करना है। तो दिन में आपको रखना है कि मुझे इतना काम करना है, बस। ऐसे 12th डे में आपको क्या करना है? तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है। तो अपनी सुविधा के अनुसार कितने घंटे पढ़ना चाहिए, एक प्रश्न ये है। नेक्स्ट है कितने घंटे पढ़ें, तो है एक प्रश्न है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीका के एक वर्ग से आते हैं जहां आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हुई है, जहां आपकी यूनिवर्सिटी अच्छे से नहीं हुई है, आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छे से नहीं हुई है, आपका जो परिवेश था वो पढ़ाई लिखाई वाला नहीं था, आप एकदम बैकवर्ड से आते हैं, और आपको जो बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, तो आप जितना भी समय हो सकता हो उतने घंटे पढ़ें, खूब पढ़ें आप, ठीक है। एक रणनीति जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, उस रणनीति के तहत आपको खूब पढ़ना है। जितना टाइम आप निकाल सकते हैं, 15 घंटे 20 घंटे जो भी आप निकाल सकते हैं निकालें, है ना, जबरदस्त पढ़ें अपना आपको, ठीक है। और खूब योग वगैरह करके अपने आप को फिट रखें। और दूसरे हैं जो दूसरे वर्ग से लोग आते हैं, वो कितने घंटे पढ़ें? मेरा मानना है वो 5 से 6 घंटे भी आपको पढ़ते हैं, यानी कि ये मैंने बता दिया मैक्सिमम, यानी कि महत्तम जितना भी पढ़ सकते हो उतना पढ़ सकें, ठीक है। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग जो आते हैं ना, जो आपका जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट वाले, फर्स्ट टाइप वाले,
ये है सेकंड टाइप वाले, ये है फर्स्ट टाइप। अगर आप फर्स्ट टाइप से आते हैं तो 5 से 6 घंटे की पढ़ाई जो कि आपको 1 वर्ष तक करना है वो पर्याप्त हो जाएगी। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई आपको पर्याप्त होगी। और साथ ही में आपको अगर पूरी यदि कंप्लीट बात करते हैं, लेखन कार्य भी इसी में शामिल करते हैं, तो 2 से ढाई घंटा आप इसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से 7 से 8 घंटे की पढ़ाई, यानी कि सेकंड वाले जो लोग हैं उनको 8 घंटे का पढ़ाई पर्याप्त है। 8 घंटे का पढ़ाई जो है वो पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, अगर आप सेकंड वाले से आते हैं, सेकंड टाइप से आते हैं, तो आप जितना भी पढ़ सकते हो आपके लिए बेहतर होगा। जितने कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो करें, अपने आप के लिए मेहनत करें खूब, टीचर्स के संपर्क में रहें, कोई मेंटोर अपना बना लें और उससे उसके संपर्क में रहें लगातार, और इस तरीका से आप अपनी तैयारी करें और खूब अपने समय को यूटिलाइज करें। जो दूसरे तरीका के जो लोग हैं ये मेहनत कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी मेहनत करें, लेकिन यदि ये 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो इनके लिए पर्याप्त होगी यूपीएससी का एग्जाम क्रॉस करने के लिए। जितना जिस प्रकार का उसका सिलेबस है और जितना उसका सिलेबस है, 1 वर्ष का जो समय है वो पर्याप्त है। 15 मंथ का टाइम लगता है पूरी साइकिल होने में, तो 3 महीने वो आप मेंस वाले आप निकाल भी देंगे तो 1 वर्ष का समय, जो 12 मंथ का जो समय है वो आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। 16 प्रश्न क्या है, क्या स्वयं के नोट्स बनाने चाहिए? तो मेरा आप सेकंड लेक्चर आप देखेंगे एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी में, उसमें इसकी विस्तार से व्याख्या मैंने की है। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं, डेस्कटॉप पर चलते हैं। ये वेबसाइट है, इसके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसके प्लेलिस्ट में हम जाएंगे और ये है सीरीज, ये वाला सीरीज है, आप देखेंगे एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी। और प्लेलिस्ट के अंदर आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर आप 7th लेक्चर आ चुके हैं, 7 लेक्चर इसके अंदर आ चुके हैं। और इसका अब आप देखना एक बार, हाउ टू मेक नोट्स, सेकंड वाला लेक्चर आप देखना, हाउ टू मेक यूपीएससी नोट्स साइंटिफिकली। मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि आपको एक साइंटिफिक तरीका से, एकदम संतुलित तरीका से, बड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके कि आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आनी चाहिए, वह अपना हो जाएगा। ठीक है, आप वास्तव में नोट्स बनाएं कैसे? कुछ लोग आपको बताएंगे कि आप पूरी तरीका से डिजिटल नोट्स बना लें, कुछ आपको बताएंगे कि आप फिजिकल नोट्स बना लें, हार्ड कॉपी पे नोट्स बनाएं। और बताने के साथ ये नहीं बताएंगे हार्ड कॉपी में तो आप स्पाइल बाइंडिंग भी आती है, एक वो भी आती है जो मतलब पूरी बंधी हुई जो आती है वो भी कॉपी आती है। तो फिर कौन सी किस तरीके की कॉपी लेनी चाहिए हमें? इससे बेहतर वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं है नोट्स बनाने के लिए। आप पूरी जांच लेना, जांचने के बाद खूब देख करके इस वीडियो को देखना आप। इससे बेहतर वीडियो पूरे यूट्यूब पर नोट्स बनाने के लिए नहीं है कि हमें नोट्स बनाने कैसे चाहिए। तो ये वाला जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, हाउ टू मेक यूपीएससी नोट्स साइंटिफिकली, ये वाला नोट्स, ये वाला जो लेक्चर है आपको फॉलो करना है। इस वाले प्रश्न के लिए जो मैंने आपको अभी दिखाया, इस वाले प्रश्न के लिए आपको ये मेरा लेक्चर फॉलो करना है। क्या स्वयं से नोट्स बनाने चाहिए? तो इसका आंसर आपको एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, ठीक है, इसको रेफर कर लेना आपको। तो ये वाला लेक्चर आपको देख लेना है, इसके लिए बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से मैंने इसमें बताया है। आप ये लेक्चर देख लेंगे और मैं जवाब बता देता हूँ, हाँ आपको नोट्स बनाने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए ये आपको उस लेक्चर में अच्छे से मैंने विस्तार से बताया है। तो अब हम आगे चलते हैं, 17th पॉइंट हम देखेंगे। और इसमें क्या है, जितना याद करते हैं वो भूल जाते हैं, जितना याद करते हैं वह भूल जाते हैं। तो अगर आप इसी तरीका से याद करते रहेंगे और भूलते रहेंगे तो फिर एग्जाम में क्या करेंगे? अगर आप आज जितना आपने याद किया, कल उसमें से बहुत सारा आप भूल गए, तो इस तरीका से अगर आप भूलते जाते हैं तो आप पेपर में जाकर क्या करेंगे? ये भी एक बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है। वो पूछते हैं कि सर जितना याद करते हैं वो भूल जाते हैं, तो हम पेपर में जाकर के फिर लिखेंगे क्या? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भूलना जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। हम भूलते हैं, सब व्यक्ति भूलते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है भूलना। मगर अगर आप ज्यादा भूलते हैं, काम की बातों को भूल जाते हैं, तब आपके लिए नुकसानदेह है। हम क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको 16 पॉइंट में कि लेक्चर नंबर 2 को आप फॉलो करेंगे। अगर आप जितना याद करते हैं, पहले मैं लिखे देता हूं, जितना याद करते हैं भूल जाते हैं, तो क्या करें, करना क्या चाहिए? मगर अब आप चाहते हैं कि मैं भूलूं ना, मुझे जो भी काम की बातें हैं वो सब याद रहें, तो हम क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेना है। क्या कर लेना है?
ऑर्गेनाइज्ड योरसेल्फ, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप को व्यवस्थित करें, यानी कि अपने आप को व्यवस्थित करें। अपने आप को व्यवस्थित आप कैसे करेंगे? सबसे पहली जो बात है, जैसे कि मैंने बताया कि नोट्स किस तरीका से बनाने हैं, अपने आप को व्यवस्थित कैसे करना है। सबसे पहले आपको बनाने हैं नोट्स। नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, लेक्चर नंबर 2 उसे देख लेना, आई बटन में भी मैं लगा दूंगा उसे। आप लेक्चर नंबर 2 को देखना। अपने आप को व्यवस्थित कर लेना है। व्यवस्थित किस मायने में व्यवस्थित कर लेना है, यहाँ में किस मायने में व्यवस्थित कर लेना है, यानी कि आपको रखना है क्या, सीमित 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 किताबें रखनी है, ठीक है। सीमित आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। मोबाइल से दूरी बनानी है और मित्रों के साथ समूह चर्चा करनी है, ठीक है। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। सीमित किताबें आपके पास होनी चाहिए, यानी कि हम बात करें कि सीमित स्रोत, आपके रिसोर्सेज जो है वो आपके पास सीमित होने चाहिए। सीमित आपको जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उनको भी सीमित रूप से फॉलो करना है। मोबाइल से आपको दूरी बना लेनी है। आपके साथ जो मित्र हैं, ऐसे मित्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इसी तरीका से कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप चर्चा कर सकते हैं। उनके साथ मिलकर के जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको अच्छे से आपको क्या करना है, डिस्कशन कर लेना है। और नोट्स आपको बड़े सुव्यवस्थित, जो मैंने लेक्चर सेकंड में हमेशा कह रहा हूँ, लेक्चर सेकंड को फॉलो कर लेना है। लेक्चर सेकंड में जो मैंने बताया है, पहले आप उसी तरीका से लेक्चर सेकंड में जो मैंने बताया है उसी तरीका से अपने आप को व्यवस्थित करें, अपने नोट्स तैयार करें, ठीक है। व्यवस्थित क्या करें, यानी कि व्यवस्थित नोट्स तैयार करें, बनाने हैं। जो मैंने लेक्चर 2 में आपको बताया है उसी आधार पर आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप ये सारी कर लेते हैं, ये सभी जो मैंने आपको बताया है, तो आपके जो कहते हैं ना भूलने की जो समस्या है वो बहुत मायने तक, यानी कि 50-60% कम हो जाएगी। व्यवस्थित आप कर लेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, इसी के लिए, इसी के आधार पर भूल जाते हैं आप, इस पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सपोज करो आपके पास दो उदाहरण देखो, आपके पास ये क्या है, एक अलमारी है। अलमारी में ये आपके 4 क्या है, ये 4 उसके पार्ट हैं। एक अलमारी ये है आपके पास में, ठीक है, ये अलमारी है आपके पास में। अब आप मुझे बताइए कि अलमारी ए, अलमारी बी। अब आपके पास जो कपड़े हैं, आपके पास में 10 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है। और उनके कलर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इस तरह पिंक, इस तरीका से आपके कपड़े हैं। तो आपने क्या करा, पहली जो सेल्फ थी, ये वाली जो सेल्फ थी, इसमें आपने जो भी कपड़े आपके पास थे उनको व्यवस्थित रूप में प्रेस करके आराम से लगा दिया, ठीक है। आपने प्रेस कर करके यहाँ पर अपने कपड़े जो थे, कुछ कपड़े यहाँ लगा दिए, कुछ कपड़े यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, कुछ यहाँ पे लगा दिए, कुछ यहाँ पे लगा दिए, कुछ यहाँ पे। और आपने क्या है कि कलर ग्रेडिंग कर दिया उनका, यानी कलर से, जैसे कि पिंक वाला मैंने ऊपर रख दिया, यहाँ पे पिंक रख दिया है, इसके साथ में येलो रख दिया है, यहाँ पे ग्रीन रख दिया है, यहाँ पर आपने ब्लैक वाला जो है वो रख दिया है, यहाँ व्हाइट रख दिया है। इस तरीका से आपने रख दिए। एक ये वाली अलमारी है आपके पास, वो जो 10 जोड़ी के जो कपड़े हैं आपने उठाए और सारे के सारे यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, बिना किसी उसके इस तरीका से धूस दिए, धूस के इसके अंदर रख दिए। अब आप बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में मैं आपसे पूछूं कि मित्र ये बताइए कि आपकी जो अलमारी ए है उसमें पहले या दूसरे नंबर की जो दराज है उसमें किस कलर के कपड़े हैं। तो आप ये वाला आप आसानी से बता देंगे कि सेकंड वाले में अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको ग्रीन, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको ब्लैक मिल जाएगा, और ऊपर वाले में भी आप देखेंगे तो इस तरह का। और अगर मैं इसमें पूछूं तो आप कहेंगे शायद ये हो या शायद वो हो, आप पक्का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हमारी जो ब्रेन है ना उसके अंदर सेम सिस्टम है। अगर आप किसी भी तरीका से ग्रेडिंग कर देंगे, कलर ग्रेडिंग कर दें आप, जिसे हम
आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं जिन जो मेमोराइज कर लेते हैं बहुत सारी थिंग्स को, उनको लिम्का प्राइज, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो जाता है। ऐसा वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मैं एक इसी तरीका के व्यक्ति को जानता हूं और वो मुझे अच्छे से मेरे संपर्क में रहे हैं, ठीक है, और वर्ल्ड गिनीज बुक में उनका नाम भी है। तो मैंने एक बार उनसे क्लास ली थी और मैंने उनसे एक बार पूछा था कि सर आप ऐसा कर कैसे लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप हमारी क्लास लीजिए। फिर मैंने उनका क्लास लिया, तब उन्होंने 10 दिन की ट्रेनिंग दी थी। तो 10 दिन की ट्रेनिंग में उन्होंने इस तरीका से बताया कि आप ग्रेडिंग करें, या आप नंबर याद कर रहे हैं तो नंबर को क्या है आप राइम से जोड़ लें, कोई राइम बना लेना, जैसे 1 पे सन, 2 पे सू, 3 पे ट्री, 4 पे डूर, 5 पे नाइफ, इस तरीका से आपने बना लिया। जब भी आप कोई नंबर देखेंगे तो उन नंबर को देख करके उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्टोरी बना लेना है, और उस स्टोरी से क्या है पूरी की पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं राइम मेथड ऑफ द मेमोराइजिंग। तो वो लोग जो हैं, मैंने ये पूरी क्लास की और मुझे इस पूरा सीक्रेट पता चला। तो जब से मुझे ये जो भूलने वाली जो प्रॉब्लम है मेरी तो खत्म हो गई। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आप अगर भूलते हैं तो पहले तो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें। ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ आप जो है क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है। और जो मैंने आपको पीछे बताया है ये वाला, सीमित किताबें अपने पास रखें, यानी कि सीमित रिसोर्सेज आपने अपने पास रखना है। 2 न्यूज़पेपर जो मैंने आपको बताए हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, 50 न्यूज़पेपर नहीं जाना, ठीक है। तो और किताबों के अंदर जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है लिमिटेड रिसोर्सेज में जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ इतना बुक्स रखना है। मोबाइल से दूरी बना लेना है। आप ठीक है मोबाइल देखें 2 घंटे 3 घंटे आप उससे बना लें कि मुझे जो है यूपीएससी विद प्रताप यूट्यूब चैनल देखना है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं देखना। तो इस तरीका से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। और साथ ही जो अपने ऐसे मित्रों का एक समूह बनाइए कि आपके जो मित्र हैं वो भी उसी तरीका से तैयारी कर रहे हो जो आप कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उनके साथ आप डिस्कशन करें, जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उन पर आप डिफरेंट एंगल से आपको क्या करना है, डिबेट करना है। वो बचपन वाली बातें भूल जाइए कि मैं उससे जाकर के ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि बस वो कहेगा यार तू ही है बस जो भी कुछ है ना। तो इस तरीका का नहीं, आपको क्या है कि डायमेंशन पर चर्चा करना है। ये यूपीएससी है, यहाँ पर आप फैक्ट पर जाकर के चर्चा नहीं पूछना कि बताओ वो कौन सी तारीख और कौन से मंथ और कौन से महीना में किस तरीका से वो युद्ध हुआ था, बता बाबर के जूते का नंबर क्या है, बता अकबर की चोटी में जो लगता था वो है क्या। तो इस तरीके से नहीं, बता अकबर के जो बाल सफेद किस उम्र में हुए थे, ऐसा नहीं पूछना। आपको जाकर के चर्चा करना है। जो मुगल सल्तनत थी उसकी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका क्या था, उसका जो है आर्ट एंड कल्चर में क्या योगदान है, भारत, इस तरीका से आपको जो है देखना है। जितनी भी डायनेस्टीज इंडिया के अंदर रही हैं उनको, और राजा महाराजा रहे हैं, अगर आपको देखना है तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, यानी कि उन्होंने आर्ट एंड कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, उनकी जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या थी, प्रशासनिक जो उनकी पॉलिसीज थी क्या थी, उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज तक भी उनके इम्पैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आप भूलते हैं तो आप इस तरीका से जाकर के आप करें, आप देखना आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला जो प्रश्न है ये यहाँ पे डिस्कशन मैंने किया और प्रैक्टिकल वे है ये आपका, ठीक है। यानी कि 18 पॉइंट क्या है, एससी में सफल होने के लिए कितने वर्ष का समय पर्याप्त होगा। तो कितने वर्ष का समय जो है पर्याप्त होगा, अगर हम जैसे कि इसका प्रश्न का आंसर मैंने सबसे पहले आपको कर दिया है। अगर आप टाइप 1 से आते हैं तो 1 वर्ष का समय पर्याप्त होगा। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, टाइप 1 से आप आते हैं तो कितना, 1 वर्ष का समय, क्योंकि यूपीएससी का जब पूरा साइकिल है वो होता है 15 मंथ का, 15 मंथ्स का, माह का, 15 माह का टाइम वो लेते हैं। अगर आप सेकंड टाइप से आते हैं, टाइप सेकंड, तो आपको हो सकता है 2 से 3 वर्ष का समय भी लग जाए, 2 से 3 वर्ष का समय भी लग सकता है। पर मैं ये जो समय है आपको ऐसा नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप तैयारी एक स्ट्रेटजी से करते हैं, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका डेस्टिनेशन पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक दिन आपको शुरू वाला दिन होगा हमारा और एक हमारी लास्ट वाली क्लास होगी जिसे हम कहते हैं कि ये आपका मैंने पूरा करा दिया। अब बचता है अपडेट। अपडेट कैसा करना है, लेक्चर नंबर 2
और शायद 1 दोनों आप फॉलो कर लेना। वहां पे मैंने इसको बताया कि अगर आप लिमिटेड रिसोर्स फॉलो करते हुए भी किस प्रकार से आप आईएएस बन सकते हैं, बिना ज़्यादा किताब रखते हुए आप आईएएस कैसे बन सकते हैं, तो वो मैंने बताया। वो वाला लेक्चर आप यहाँ पर देख लें, पूरी प्लेलिस्ट आप देख लें। मेरा मानना है कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाएं और देखें उसे, और जो मैंने बताया है उसे लिख लें और उसे फॉलो करने का प्रयास करें, अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीका से तैयारी करें, ठीक है। और जो अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपका चल रहा है बेहतर है, तो फिर बेहतर है, आप करते रहें उससे, ठीक है। हमारा 19 प्रश्न है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ साथ करें या फिर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अलग से करें। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है, लोग कहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी है वो हमें साथ साथ मुख्य परीक्षा के साथ कर लेनी चाहिए, या फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग करें और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अलग से करें। तो इसका जो आंसर है वह है कि कुछ तो आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी मुख्य परीक्षा के साथ हो जाएगी और कुछ आपको अलग से करनी पड़ेगी इसकी तैयारी, ठीक है। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो कहीं ना कहीं रूप से तथ्यात्मक है, वो तथ्यात्मक है, जबकि मुख्य परीक्षा है वो लिखित परीक्षा है। वहां पर आपको आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाएंगी या फिर लेखन शैली देखी जाएगी, तो ये सारी चीजें वहां पे मायने रखने वाली। जबकि प्रारंभिक परीक्षा में आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको क्लिक करते आना चाहिए कि जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा तो आप समझते आने चाहिए, ये प्रकार के आपको देखना होगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप ऐसा मान के चलें कि मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है, और इसी में प्रश्न में मैं ये भी बताने वाला हूं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले करें या प्रारंभिक परीक्षा की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्य परीक्षा की तैयारी ही होती है, समझ गए। तो मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है वो पहले करना है आपको, उसके बाद में आपको करना है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी, पहले करना है। तो जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका 70-80% प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी है वो हो चुकी है। जो कुछ तैयारी है वो आपको, जो अप्रोच है वो चेंज करना पड़ेगा। और जो प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी आप कर रहे हैं, थोड़ा आपको अप्रोच चेंज करनी होगी थोड़ी सी। तो आपको क्या चेंज करनी होगी? थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी होगी। यहां पर आपको क्या हो जाना होगा, थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाना होगा, फैक्चुअल हो जाना होगा यहाँ पर आपको, ठीक है। यहां आपको फैक्चुअल होना होगा। और जो मुख्य परीक्षा है, आप जब उसकी तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पर आपको रहना है विश्लेषणात्मक, ओके। तो इस तरीका से आपको तैयारी करनी है। तो पहले परीक्षा की तैयारी आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके बाद में ही जो 30-40% आपकी जो तैयारी बची है, जिसमें करंट अफेयर भी रहता है, अलग तरीका का करंट अफेयर आता है, तो उसका भी भाग है। तो इस तरीका से 70-80% तैयारी आपकी इधर हो जाएगी। 20-30% जो तैयारी है वो अलग अप्रोच से करनी पड़ेगी। अप्रोच मायने रखती है प्रीलिम्स और मेंस में, तो दोनों का जो नजरिया है वो अलग अलग आपको रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो हमारा इस वीडियो का वो लास्ट प्रश्न होगा। तो अब हम ये सारे प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा 20 प्रश्न है। प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये जो प्रश्न है, जैसा कि ये प्रश्न है, इसको बताने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। के लिए मैं लेकर के चलता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर, और मैं दिखाता हूं क्या करना है। देखना एक बार, इसमें आप देखना, इसका 4th लेक्चर आप देखना। 4th लेक्चर है यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस एनालिसिस एंड पीवाईक्यूज। आपको 4th लेक्चर पर जाना है। इसी प्लेलिस्ट के 4th लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको ये वाला लेक्चर मिलेगा, यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस। यहाँ पर आपको मैंने पहले आपको दिखाया है सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस क्या है, फिर साथ ही साथ मैंने आपको दिखाया है कि पीवाईक्यूज किस प्रकार के इसमें आए हैं। बहुत ही डेप्थ में जाकर के एनालिसिस है। यहाँ पर मैंने पीवाईक्यू के आंसर नहीं किए हैं, कुछों के किए हैं, कुछ के नहीं किए हैं। लेकिन आप ये वाला जो लेक्चर है, एकदम सबसे बेहतरीन लेक्चर है यूट्यूब पर। अगर आप प्रीलिम्स की रणनीति के लिए यदि कोई वीडियो देख रहे हैं, इससे बेहतरीन वीडियो एक भी नहीं है पूरे यूट्यूब के ऊपर। मैं आपको इस बात के लिए गारंटी कर सकता हूं। आप पूरी वीडियोस देख लेना, फिर इस वीडियो को आप देख लेना, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि इससे बेहतर वीडियो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के लिए एक भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये वाला जो लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 4 प्लेलिस्ट में यूपीएससी विद प्रताप, मैं कोशिश करूंगा कि आई बटन में ये वाला लेक्चर भी डाल दूं और डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल ही जाएगा ये, ठीक है। तो आपको ये जो प्रश्न है, इसके लिए अब हम चलते हैं बोर्ड पर। यानी कि इसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरे प्रश्न का लेक्चर नंबर 4 में आप जाएंगे तो इससे बेहतरीन लेक्चर है नहीं। आप ये वाला लेक्चर आप देख लेना, आपको मिल जाएगा, इसका आपका आंसर मिल जाएगा। तो पूरी रणनीति पे मैंने चर्चा की है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ प्रश्न का डिस्कशन किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनका मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है।
आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताया कि यह चैनल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और सही गाइडेंस के लिए वो तरस रहे हैं, वो सही से उन्हें को मेंटोरशिप नहीं मिल रही है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, तो जो मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, कि उन लोगों के लिए जो लोग इसी गाइडेंस के अभाव में आईएएस की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास कोई मेंटोरशिप नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। आप मेरा ये संदेश उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं कि जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं। तो ये चैनल उन्हीं के लिए है जो अपनी तैयारी को एक सिस्टमेटिक तरीका से करना चाहते हैं, भूलना भी नहीं चाहते, कुछ भी जो भी उन्होंने याद किया है उसे वो याद रखना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये चैनल है। फ्रेंड्स, आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरा जो उद्देश्य है उसे सफल बनाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद। आपने ये लेक्चर यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।